हेलो एस्पिरेंट्स। आज का वीडियो लेक्चर अपना एक बहुत ही कमाल का लेसन उस पे है और उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट अपना रहेगा हाउ योगा हील्स और दूसरा पार्ट इसका रहेगा प्योरिटी इज पावर। तो हम इस लेसन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि ये लेसन बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके का है। तो सबसे पहले मैं वो सारे लेसन लेने वाला हूँ जो थोड़े से टिपिकल हैं या कॉम्प्लेक्स हैं। बाद में हम जो इजी इजी लेसन है उनके बारे में रिवीजन करेंगे। तो मैं 1 to 1 इसको पढ़ने वाला हूँ। एक बात और आप ध्यान में रखेंगे, इस लेसन में आप पूरा अटेंटिवली सुने, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है, आपका ध्यान इधर उधर होता है, तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। और अगर आप केयरफुली इसको सुनते हैं तो बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा, बहुत ही मज़ा आएगा इसमें। तो चलो बात करते हैं इस लेसन के बारे में और बात करते हैं इसकी टाइटल के बारे में। हाउ योगा हिल्स जो है, हाउ योगा हिल्स, योगा हील कैसे करता है। लेसन का नाम अपना है इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए भारत के उपहार। और इसका पहला पार्ट है हाउ योगा हील्स, योगा किस प्रकार हील करता है। योगा उपचार कैसे करता है, हील का मतलब क्या है, उपचार करना। योगा उपचार कैसे करता है, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज़ गुड फॉर यू। ये एक सामान्य ज्ञान की बात बन गई है कि योगा आपके लिए अच्छा है। करंटली योगा इज़ बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। प्रेजेंट टाइम में योगा जो है, करंट टाइम में योगा जो है एक थेरेपी के तौर पे, थेरेपी का मतलब क्या होता है, एक चिकित्सीय पद्धति, उपचारात्मक पद्धति जो होती है उसको थेरेपी कहते हैं, उसके तौर पे काम में आने लग गया है। किन किन बीमारियों में, नाम बोलता हूँ मैं। कैंसर में, इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन, लंग डिजीज़ फेफड़ों की बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसन डिजीज़ दोनों ही स्नायु संबंधी बीमारी है, तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी है। उनमें इंसोम्निया होता है अनिद्रा या नींद की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर का मतलब होता है उच्च रक्तचाप, और जॉइंट पेन आप समझते हैं क्या होता है, जोड़ों का दर्द। इन सब में योग एक थेरेपी के तौर पे, चिकित्सीय पद्धति के तौर पे काम में आने लग गया है। यट देयर इज अ वेरी लिटिल अवेयरनेस, हालांकि इज वेरी लिटिल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स। हालांकि फिर भी बहुत कम समझ है लोगों में इसके बारे में कि योगा वास्तव में हील कैसे करता है। हाउ योगा हील्स, ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स, की योगा हील कैसे करता है, इस बात की अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। हालांकि लोगों में इस बात की समझ और जागरूकता बहुत कम है कि योगा क्योर कैसे करता है, उपचार कैसे करता है, और वो भी किन में, इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटी। यहाँ तक कि जो योग और मेडिकल जो चिकित्सा जो समुदाय है, उनमें भी इस बात की समझ और जागरूकता नहीं है कि योगा सच में उपचार कैसे करता है। द की टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन योगा, स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज। की का मतलब है इम्पोर्टेंस या आवश्यक है जानना, क्या, इज़ टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, ये जानना बड़ा आवश्यक है जो रिलेशनशिप है किन किन के बीच में, स्ट्रेस के बीच में, योगा और डिजीज़ के बीच में। स्ट्रेस, योगा और डिजीज़, देखिए इस बात को ऐसे समझिए कि सबसे पहले हमें इस बात को समझना ज़रूरी है कि योगा, स्ट्रेस और डिजीज़ में आपस में इंटरकनेक्शन है, संबंध है। जैसे अगर स्ट्रेस होगा तो बीमारी होगी, और बीमारी को ठीक करने के लिए योगा होगा, या यूँ कहें योगा अगर करेंगे स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा बीमारी नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों में एक दूसरे के साथ क्या है, संबंध है, रिलेशनशिप है। ये एक बात हो गई। आगे देखते हैं। मेडिकल रिसर्च estimate that as much as 90% of illness and disease is stress related। जो मेडिकल रिसर्च जो है, चिकित्सीय समुदाय की जो रिसर्च को कहते हैं अनुसंधान, उसने एस्टिमेट किया है, अंदाज़ा लगाया है दैट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड, कि 90% जो बीमारियां हैं वो किससे रिलेटेड है, स्ट्रेस से संबंधित है। और दो नाम आए हैं, एक है इलनेस और एक है डिजीज। दोनों का ही मतलब होता है
बीमारी, इलनेस और डिजीज़ दोनों ही बीमारी है, लेकिन इनमें दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर हमारे फिजिकल और मेंटल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा व्यवधान होता है और वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, कुछ समय के लिए हमारे सारी गतिविधियाँ बिगड़ जाएं, तो वो होती है इलनेस। लेकिन वही चीज़ अगर लंबे समय के लिए हो और किसी थेरेपी के ज़रिए, दवा के ज़रिए या उसके चिकित्सीय उपचार के ज़रिए लंबे समय से उसको क्योर करने की ज़रूरत पड़ती हो, वो क्या होती है? डिजीज़। जैसे आप समझ सकते हैं, अगर सर्दी जुकाम किसी को हो गई हो तो हम उसको कहेंगे इलनेस। लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी होगी जिसकी दवा और उपचार करने के लिए उसकी थेरेपी का यूज़ करना पड़ेगा, तो वो होगी डिजीज़। जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़ वगैरह जो हो गई, उनको डिजीज़ मिलेंगे। तो ये आई थिंक ये आपको समझ में आएगा। तो क्या मेडिकल रिसर्च ने एस्टिमेट किया, अंदाज़ा लगाया कि 90% जो बीमारियां हैं, भले वो इलनेस हो या डिजीज़ हो, वो किससे रिलेटेड है? स्ट्रेस से रिलेटेड है, तनाव से जुड़ी हुई है। A few of many disease and condition that have been linked to an overactive step। अब कुछ जो बीमारियां उनमें या कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो लिंक्ड है किससे? ओवर एक्टिव स्ट्रेस। स्ट्रेस तो है लेकिन वो कैसा? ओवर एक्टिव स्ट्रेस जो है उससे लिंक्ड है, जुड़ी हुई है। और क्या होता है? रिस्पॉन्स इंक्लूड। और उनमें अगर यह कहे कि ओवर एक्टिव स्ट्रेस होने से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है, या ओवर एक्टिव की कंडीशन होने से कैसी बीमारियां हो जाती है, वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हृदय संबंधी समस्या, डिप्रेशन का मतलब होता है अवसाद, एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता, एंड सम टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। सम टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ मधुमेह को कहते हैं, और मेलाइटिस का मतलब भिन्न प्रकार की। डायबिटीज़ के भी कई तरीके के रूप है, तो वो जो कि किन की वजह से हो जाता है? ओवर एक्टिव स्ट्रेस की वजह से हो जाता है। ठीक है, तो ये सब समस्याएं जो 90% बीमारियों का कारण जो हमें बताया गया है, वो किसकी वजह से हो रहा है? ओवर एक्टिव स्ट्रेस की वजह से या तनाव की वजह से। अब देखिए आगे का जो पैराग्राफ है उसमें एक अलग थियरी दे रखी है स्ट्रेस के बारे में, बीमारी के बारे में, तो उस पर आप ध्यान देंगे, जो कि पूरे के पूरे हमारे लेसन को ऑपरेट करेगा। ध्यान देने की बात है इसमें। देखिए, व्हाट वी फील एज स्ट्रेस इज प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, व्हाट वी फील एज स्ट्रेस, जिसको हम स्ट्रेस महसूस करते हैं, इज़ प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके दो फंक्शन है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, लड़ो और भाग जाओ जैसी प्रतिक्रिया है, यही इसका नाम है। ठीक है, अब देखो क्या कहा इसने, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक प्रोडक्ट है, और वही प्रोडक्ट क्या है? स्ट्रेस है। या स्ट्रेस कौन रिलीज, स्ट्रेस होने से क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसको हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के नाम से उसको कहते हैं। ठीक है, आगे, एन ऑलमोस्ट इंस्टेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, स्वीटिंग, shallow breathing and metabolism combine with a tensing of muscles। अब क्या कह रहा है कि ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हमारे जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं उनमें क्या बदलाव आते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो एन ऑलमोस्ट इंस्टेनियस सर्ज, तीव्र गति से, सर्ज का मतलब बढ़ता है, क्या बढ़ता है? हार्ट रेट, हृदय गति बढ़ जाती है। कार्डिक आउटपुट जो है हमारा, जो हृदय संबंधी जो गतिविधि है वो प्रभावित होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो रक्तचाप बढ़ जाता है, स्वीटिंग, पसीना आने लग जाता है, सैलो ब्रीथिंग, सांस फूलने लग जाती है। मेटाबॉलिज्म, जो हमारा चयापचय क्रियाएं जो वो प्रभावित होती है। कंबाइन विद है टेंसिंग मसल्स, और साथ ही साथ क्या होने लग जाती है? हमारी जो मसल्स वगैरह जो हैं वो उनमें भी अकड़न आने लग जाती है। ये प्रभाव क्या है? एक बाहरी तौर पर ये एक प्रभाव देखने को मिलता है जब अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जब शरीर में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये तो बाहरी तौर पे। इंटरनली क्या है? इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शट्स डाउन डाइजेशन एंड एलिमिनेशन एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो टू इंटरनल ऑर्गन्स। और आंतरिक रूप से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या करता है? शट डाउन कर देता, रोक देता, बंद कर देता है। किसको? डाइजेशन सिस्टम को, पाचन तंत्र को, और उत्सर्जन तंत्र, एलिमिनेशन सिस्टम जो है उत्सर्जन तंत्र, उसको बंद कर देता है, रोक देता है। एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो, और हमारे जो शरीर में पानी का जो फ्लो है उसको क्या कर देता है? जो ब्लड है उसके फ्लो को क्या कर देता है? कम कर देता है। एंड जो आंतरिक अंग है, इंटरनल ऑर्गन है, उनमें खून के प्रवाह को वो कम कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे जो है एक अलग बात है,
ये तो हमने देखा कि जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो आंतरिक तौर पे और बाहरी तौर पे क्या प्रभाव होता है। अब इसका और क्या असर होता है ये हम देखने वाले हैं। फॉर शॉर्ट टर्म दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज़ गुड थिंग। थोड़े टाइम के लिए ये तनाव होना अच्छी चीज़ है। क्या बताया? गुड थिंग बताया, अच्छी चीज़ है। द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रिपेयर अस टू रिस्पॉन्ड एनी इन्वायरमेंटल थ्रेट बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट और फ्लिंग फ्रॉम इट। कैसे अच्छा है? द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रिपेयर अस, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है या जो स्ट्रेस रिलेटेड जो रिस्पॉन्स जो है वो क्या करता है, हमें प्रिपेयर रखता, तैयार रखता है टू रिस्पॉन्ड, जवाब देने के लिए एनी एनवायरमेंटल थ्रेट, किसी भी प्रकार के पर्यावरणीय खतरे से हमें तैयार रखती है, प्रिपेयर रखती है। क्या करने के लिए? बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट, या तो इसके सामने लड़े या फिर इससे भाग जाए। ये इन्वायरमेंटल जो थ्रेट है हमारे लिए, उसके लिए हमें तैयार रखती है, अगर ये थोड़े समय के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए हो तो। मगर बट लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ स्ट्रेस इज हार्मफुल, लेकिन लंबे समय तक अगर कंटिन्यूस एक्सपोजर इसका हो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये कैसा है? नुकसानदेह है। प्लेसिंग एक्सेस वी एंड टीयर ऑन बॉडीज सिस्टम एंड सेवरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटी। और क्या करने लग जाता है ये, जब ये लॉन्ग टर्म के लिए हो तो ये खतरनाक है ही। और क्या करता है ये, देखिए क्या करता है, वियर एंड टियर ऑन बॉडी सिस्टम, हमारे शरीर का जो आंतरिक भाग है उसमें तोड़ फोड़, वियर एंड टियर का मतलब होता है तोड़ फोड़ मचा देता है या उसमें गड़बड़ जो है वो पैदा कर देता है। एंड सेवरल लिमिटेड द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस, और जो शारीरिक जो हमारा जो मेंटेनेंस सिस्टम जो है, रख रखाव जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करता है। और हीलिंग एबिलिटी, जो खुद ठीक करने वाली स्वतः उपचारात्मक जो प्रक्रिया हमारे शरीर की है उन सबको क्या कर देता है, वो ख़राब कर देता है। कब? जब वो लॉन्ग टर्म में हो तो। ठीक है, तो ये एक थियरी अपनी इसकी रही कि क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। आगे का जो पैराग्राफ है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस कैन लीड ए कंटिन्यूस हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल। देखिए कार्टिसोल क्या है? ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल या लगातार बने रहने वाला जो स्ट्रेस होता है वो कंटिन्यूसली अगर है तो वो हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल को बढ़ाता है या कार्टिसोल के लेवल को बढ़ा देता है। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी। अगर ये हार्मोन अगर नॉर्मल लेवल पे है तो ये हमारे जो सिस्टम है उसको मेंटेन करता है, हमें एक्टिव रखता है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। कैसे कैसे? इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड ब्लड प्रेशर, हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम जो है, चाहे उपापचय क्रियाएं जो है, ब्लड प्रेशर जो है उसको वो क्या करता है? ठीक रखता है, रेगुलेशन में बनाए रखता है। कब? जब वो नॉर्मल लेवल पे। बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम, लेकिन अगर इसी हार्मोन का एक्सेसिव लेवल हो जाए कार्टिसोल का तो क्या कर देता? दबा देता है, रोक देता है, ख़त्म सा कर देता है। किसको? द इम्यून सिस्टम, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको ख़राब कर देता है, उसको दबा देता है। एंड कोज स्लीप डिस्टर्बेंस, और उस वजह से क्या होता है? स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाता है, नींद की समस्या हो जाती है, या तो नींद ज़्यादा आती है या नींद बिल्कुल नहीं आती या उसमें डिस्टर्बेंस रहता है। ठीक है, दूसरा लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है भूख लगना, भूख की कमी हो जाती है, नींद नहीं आती है। ये सब समस्याएं किसकी वजह से होने लग जाती है? हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल की वजह से। हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल कैन आल्सो इंक्रीज आवर हार्ट रेट। अच्छा, एक काम और इसका हो जाता है कि इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, हार्ट रेट जो हृदय गति है उसको बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, और कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, हमारे शरीर के अंदर जो फैटी एसिड जो है उनको भी बढ़ा देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल नाम का और ट्राइग्लिसराइड नाम का जो फैटी एसिड जो है, फैट जो है उनको बढ़ा देता है। और इसका नुकसान क्या होता है? रिस्क फैक्टर फॉर बोथ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। और हाँ, the byproduct of cortisol act as sedative, which can lead to change in mood, especially to feeling of depression. बाय प्रोडक्ट का मतलब दूसरे उत्पाद के तौर पर अगर हम कार्टिसोल के देखें तो वो कैसा है? एज ए सेडेटिव है। सेडेटिव का मतलब होता है तंद्रा में होना या उनिंदा सा रहना, नींद में रहना। ठीक है, और उससे क्या होता है? विच कैन लीड टू चेंज इन मूड, और उससे क्या मनोभाव चेंज हो जाते हैं, मूड चेंज हो जाते हैं, स्पेशली फीलिंग ऑफ डिप्रेशन।
और स्पेशली अवसाद की स्थिति आ जाती है। अवसाद, डिप्रेशन क्या होता है? अवसाद। देखिए डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, तीनों में फ़र्क होता है। ये ज़रा आप ध्यान में रखेंगे। तीनों नाम एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं, लेकिन तीनों में बहुत फ़र्क है। एक मैंने बताया आपको डिप्रेशन, एक होता है एंजाइटी और एक होता है स्ट्रेस। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। चलो आगे बात करते हैं। अब देखिए एक बात हमारी हो चुकी है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। अब इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के काउंटर बैलेंस में हमारे पास हमारी बॉडी में नेचुरल जो काउंटर बैलेंस के तौर पे एक और नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, उसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या नाम है? पैरासिम्पैथेटिक। या यूँ कहें बिल्कुल फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है, जो हमें एक्टिव रखने का काम करता है, उसका बिल्कुल अपोजिट है। अब देखिए क्या कहा, फॉर्चुनेटली सौभाग्य से द बॉडी हैज़ नेचुरल काउंटर बैलेंस टू द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। सौभाग्य से हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में एक नेचुरल काउंटर बैलेंस में इसके संतुलन के लिए, किसके? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के संतुलन के लिए एक और फंक्शन है हमारे पास, और उसका नाम है कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। या दूसरे नाम से उसे कहें तो रिलैक्सिंग रिस्पॉन्स कह सकते हैं। रिलैक्स उसमें मिलती है हमें, एक्टिवनेस नहीं होती, रिलैक्शन होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम एक्टिवेट व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर हैज़ पास्ड और एंडेड। अब आप ये कह सकते हैं कि जब स्ट्रेस होता है तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और जब स्ट्रेस हट जाता है, एनवायरमेंटल थ्रेट हट जाती है, या किसी भी तरीके का खतरा गुजर जाता है, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। दोबारा से पढ़ रहा हूँ। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम एक्टिवेट व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर, जब तनाव का कारण और खतरा हैज़ पास्ड, घट जाता है, कम हो जाता है, एंडेड, खत्म हो जाता है, तभी एक्टिवेट होता है। बट इट कैन ऑल्सो कॉन्शियसली एक्टिवेट बाई डीपिंग ब्रीथ एंड रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स। हाँ, कैसे होता है? जब खतरा टल जाता है तो खुद ब खुद क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इसको प्रैक्टिस से भी हम तैयार कर सकते हैं या इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? इट कैन ऑल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेट, हम उसको खुद ब खुद उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? बाय डीपिंग द ब्रीथ, सांस को गहरा लेके, एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स, और हमारी जो मसल्स और जो स्केलेटल है, मांसीय और तंत्रीय जो ये यूँ कहे ढांचागत जो हमारा जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, उसको हम रिलैक्स दे के क्या कर सकते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहें, हम योगा के ज़रिए गहरी सांस लेके अपने आप को रिलैक्स करवा के, मेडिटेशन करके हम अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवा सकते हैं। अब आप पूछेंगे उसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी? ये तो खुद ब खुद ही ठीक होता है, या जब खतरा टल जाता है तो खुद ब खुद ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है? नहीं, जब स्ट्रेस और एक्टिव होने लग जाता है तो शरीर में हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा? कमज़ोर पड़ जाएगा। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएगा तो हमारी आंतरिक और जो बाह्य दिखने वाली गतिविधियां हैं वो प्रभावित होने लग जाएगी। तब हमें एक ऐसी फंक्शन की, एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी जो हमें क्या करता हो? रिलैक्शन देता हो, हमारी बॉडी को संतुलन देता हो। और वो कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिस से कर सकते हैं। और इस प्रकार की जो प्रैक्टिस होती है उसी को हम योगा का नाम देते हैं, मेडिटेशन का नाम देते हैं। अब देखिए आगे, फिर एक्टिवेटेड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लोअर ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, digestion and elimination are allowed to be stimulated. The blood is free to travel the digestive, reproductive, ग्लैंडुलर एंड इम्यून सिस्टम। अब क्या है, जब ये एक्टिवेट हो चुका होता है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका होता है, तो शरीर पर बाह्य और आंतरिक असर क्या होने वाला है? क्या होता है? लोअर ब्लड प्रेशर, हमारे रक्तचाप को धीमा कर देता है, हार्ट रेट को साधारण कर देता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है श्वसन की गति, पेस ऑफ ब्रीथ, सांस की गति को सामान्य कर देता है, डाइजेशन एंड एलिमिनेशन, उत्सर्जन और पाचन तंत्र जो है वो क्या हो जाते हैं? अलाउ टू बी स्टिमुलेट, उन्हें उत्तेजित हो जाते हैं या फिर सही प्रक्रिया में आ जाते हैं। ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल टू द डाइजेस्टिव, और हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में ब्लड जो है फ्रीली ट्रेवल करने लग जाता है
डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में, रिप्रोडक्टिव जननांगीय जो तंत्र है उनमें, ग्लैंडुलर ग्रंथीय तंत्र जो है उनमें, और इम्यून सिस्टम हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है उन सब में ब्लड प्रेशर जो है या ब्लड का जो फ्लो है वो फ्रीली ट्रेवल करने लग जाता है। सिस्टम कौन सा सिस्टम? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। और देखिए, अब आपसे कोई पूछे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की आवश्यकता क्या है, तो उसकी आवश्यकता है वो ये क्या है, लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए हमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की आवश्यकता होती है। देखिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नेसेसरी फॉर प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब प्रमोट करना, बढ़ाना, लॉन्ग टर्म हेल्थ, लंबे समय तक अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे हेल्थ को प्रमोट करेगा, हमें सही रखेगा। और द रिलैक्सिंग रेस्पॉन्स जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक का दूसरा नाम है, इज नोन एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज, जिसको दूसरे शब्दों में हम रेस्ट या रिन्यू स्टेज के नाम से भी जानते हैं। रेस्ट एंड रिन्यू, सीधे शब्दों में कहें, जब हम रेस्ट में होते हैं तो अपने आप को पुनः तरोताज़ा महसूस करते हैं, या यूं कह सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक का एक फंक्शन हमें बताया कि जब आदमी अपने मसल्स को इनको आराम देता है तो वो क्या, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को फोर्सफुली भी एक्टिवेट कर सकता है। जैसे कोई रात को सोता है, लंबी गहरी सांस लेता है और अपने मसल्स को आराम देता है, अगली सुबह अपने आप को कैसा महसूस करता है, रिन्यू महसूस करता है। तो ये चीज़ तब क्या, कौन सा सिस्टम, कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक। when the body has the time and resources to heal the body, और उस समय क्या होता है, बॉडी के पास इतना समय बच जाता है कि वो क्या कर सकता है, उसको हील कर सकती है, पुनः उपचार, क्योर कर सकती है। एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलनेस, और हमारी बीमारियां हैं उसको रिस्पॉन्ड करती है या प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ओबियसली बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी, और हम इसकी जो फ्रिक्वेंसी, इसकी बारंबारता को अगर बढ़ाते रहें, ऐसा हम बार बार करते रहें, मेडिटेटिव प्रैक्टिस या जो पैरासिम्पैथेटिक प्रैक्टिस जो बार बार करते रहें, टाइम एंड डेप्थ, इसका समय और इसकी गहराई को बढ़ाते रहें, किसकी, रिलैक्सिंग रेस्पॉन्स की, तो क्या होता है, उसका असर क्या होता है, उसका असर बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, जिसको हम योगा के तौर पे देखने वाले हैं, या यूं कहें कि योगा प्रैक्टिस ही एक तरीके से क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने की एक प्रक्रिया है। क्या होता है, वी नॉट ओनली अलाउ आवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज, बट वी ऑल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिंग मेडिसिन बाय अलाउिंग द बॉडी टू परफॉर्म ऑल द एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क। तो इसे ना केवल क्या कर सकते हैं अपन, नॉट ओनली अलाउ आवर बॉडी टू रिकवर, ना केवल हमारे शरीर को वो रिकवर करता है किससे, इलनेस और डिजीज से, बीमारियों से न केवल रिकवर करता है, बट वी ऑल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिंग मेडिसिन, हम दवाइयों को भी प्रिवेंशन कर सकते हैं, या हमें जो दवाइयाँ लेनी होती है उनको हम रोक सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, बाय अलाउइंग बॉडी परफॉर्म टू ऑल एसेंशियल मेंटेनेंस। और इससे क्या करेगा, शरीर अपना जो एसेंशियल, जो आवश्यक या जो प्रारंभिक जो रखरखाव प्रक्रिया जो है उसको करके जो मेडिसिन है, दवाओं को से दूर रख सकता है हमें। ये एक बात हो गई इसकी। अब आगे की बात हम करते हैं। अब योगा जो है वो क्या बदलाव लाता है बीमारियों में, शारीरिक और मानसिक बदलावों में, ये सारी चीज़ें, ये योगा का फंक्शन क्या है, योगा का महत्व क्या रह जाता है, उसके बारे में बात करने वाला है। योगा एम्फेसाइज ऑन लॉन्ग डीप ब्रीदिंग एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन एक्टिविटीज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड प्रमोट इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शन। योगा क्या करता है, एम्फेसाइज करता है किस बात पर, लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग, लंबी और गहरी सांस पे, और ये हमारे जो एक्टिविटीज़ जो है उन सबको क्या करता है, रिलैक्स करता है, जिससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो प्रमोट होता है, वो बढ़ता है, और रेस्ट और रिन्यू फंक्शन जो है हमारा क्योर होता है। इनफैक्ट रिसेंट स्टडी हैज शोन योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल इन ब्लड। और ताज़ा तरीन अध्ययन बताता है, रिसेंट स्टडी बताती है ये कि इसने डिक्रीज़ किया है द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल इन ब्लड, कि खून में हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है उसके स्तर को कम करता है। कौन करता है, योगा कम करता है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिस, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान। द मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा हेल्प टू रिड्यूस रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ माइंड स्ट्रेसर। तो माइंड में जो स्ट्रेसर है या तनाव पैदा करने वाले जो कारक हैं उन सब को क्या कर देता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को रिड्यूस करता है। रिड्यूस का मतलब भी कम होता है। एंड टू लेसन, लेसन का मतलब भी कम होता है। लेस से मतलब है लेसन, ठीक है, लेस कर देता, कम कर देता शरीर में जो
स्ट्रेस या तनाव पैदा करने वाले जो कारक है उन सबको कम कर देता है। और क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, और हमारे अंदर जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है या स्ट्रेस प्रोड्यूस करने वाला जो कारक है उसकी इंटेंसिटी, उसकी गहराई को क्या कर देता है, लेस डाउन कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, मेडिटेटिव प्रैक्टिस के बारे में बताऊँ मैं आपको, इसको कहते हैं ध्यान करना। और ध्यान करना सीधे शब्दों में ये है, हमारे शरीर में जो भी मस्कुलोस्केलेटल फंक्शन जो है या जो स्ट्रक्चर है उसको, और जो मेंटल स्ट्रक्चर जो है उन सब को शांत करने का, उनको रोकने का या उन्हें रिलैक्स करवाने का काम है, उसी को मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं, उसी को हम ध्यान कहते हैं। ठीक है, आगे देखें। योगा ऑल्सो टीचेज अस टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर एज चैलेंज रादर देन थ्रेट। बहुत अच्छी बात है, योगा हमें सिखाता है टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर एज ए चैलेंज रादर देन थ्रेट, कि योगा हमें सिखाता है कि जो संभावित, पोटेंशियल का मतलब संभावित जो तनाव है या खतरे हैं उनको एज ए चैलेंज, चुनौती के तौर पे देखें बजाय खतरे के। योगा हमें सिखाता है कि हम किसी भी जो तनाव का कारक है उसको एक चुनौती के तौर पे देखें बजाय खतरे के। अगर आप खतरे के तौर पे उसे मानेंगे तो वो आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देगा, और अगर आप उसको चुनौती के तौर पे मानेंगे तो आपके स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करेगा, कम कर। एनेबलिंग वन टू अवॉइड स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंटायरली। इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है उसको कम्प्लीटली इंटायरली हम उसको क्या कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ये एक तरीका रहता है कि योगा से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस लेवल को घटा सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट कर सकते हैं, और हम हमारी बॉडी को लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय से के लिए स्वस्थ कर सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं। नॉट ओनली डज योगा एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, reduce stress and allow to body to heal itself, but the practice of yoga also improve the body's inherent healing ability। न केवल योगा प्रैक्टिस से, नॉट ओनली डज योगा एबिलिटी टू एक्टिवेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, न केवल इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और रिड्यूस स्ट्रेस और स्ट्रेस लेवल को कम करता है, बल्कि अलाउ टू बॉडी हील इटसेल्फ, हमारे शरीर को खुद ब खुद स्वतः उपचार करने के लिए अलाउ करता है। बट प्रैक्टिस ऑफ योगा आल्सो इम्प्रूव बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटी। क्या कहा है इसमें, योगा ना केवल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तनाव को रिड्यूस करता है और बॉडी को हील करता है, बल्कि प्रैक्टिस ऑफ योगा जो है इम्प्रूव करता, बढ़ाता है बॉडी के इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटी की, जन्मजात जो या जो हमेशा से बनी हुई जो हमारी हीलिंग एबिलिटी है, जन्मजात उपचारात्मक जो क्षमताएं हमारी है उनको भी वो बढ़ाता है। ये काम किसका है, योगा का प्रभाव होता है किस पे, शरीर पे। नेक्स्ट बात हम करें, अब आगे योगा होता क्या है इसके बारे में बात है। तो इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग, कंप्रेसिंग दैट अकर इन योगा पोस्चर, योगा के पोस्चर जो आसन है उनमें शरीर को मोड़ना, घुमाना, दबाना, ये सब जो स्थितियाँ जब बनती हैं, इन्हांस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब आप कहेंगे कि योगा में ये ऐसे पोस्चर होते हैं, आसन होते हैं जिसमें शरीर को घुमाया जाता है, मोड़ा जाता है, दबाया जाता है, और जो प्रैक्टिस करी जाती है उससे क्या होता है, इन्हांस बढ़ती है द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, हमारे शरीर के अंदर का जो सर्कुलेशन है, शरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, और बॉडी का जो फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड, लिक्विड का मतलब द्रव, ठीक है, उनको बढ़ाता है। अब यहाँ द्रव से मतलब केवल और केवल खून नहीं है, ब्लड नहीं है, ब्लड के अंदर जितने भी हार्मोन्स और जो लिक्विड मौजूद है उन सब के लिए, और जब बॉडी के ऑर्गन्स में सब जगह पूरा फ्रीली ट्रेवल करते हैं तो ये बेनिफिशियल वन है। ठीक है, दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन नॉट ओनली इम्प्रूव द बॉडीज एबिलिटी टू डिलीवर मटेरियल नीडेड टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस, but also activate the lymphatic system, maintain normal function of immune system and inflammation response। ठीक, और इस प्रकार का जो सर्कुलेशन और फ्लूइड जब बढ़ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए, द इंक्रीज इन सर्कुलेशन नॉट ओनली इम्प्रूव द बॉडीज एबिलिटी टू डिलीवर मटेरियल नीडेड, शरीर के अंदर जो भी मटेरियल, जो भी आवश्यक, जो हमारे लिए मिनरल्स और जो भी चीज़ें हैं, न केवल उनको डिलीवर करता, पहुंचाता है और हमारी एबिलिटी को बढ़ाता है, बल्कि टू अलाउ हीलिंग टेक प्लेस, जो हील करने के लिए या स्वस्थ करने के लिए, बल्कि
बट ऑल्सो एक्टिवेट द लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका द्रव जो है उनको भी एक्टिवेट करता है। टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की नॉर्मल फंक्शन को बढ़ाने के लिए जो लसिका द्रव है जो या लसिका सिस्टम जो है लिम्फेटिक सिस्टम है उसको भी बढ़ाता है। एंड इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स जो है संवेदी प्रक्रियाएँ जो है उन सबको वो प्रभावित करता है। योगा पोस्चर, योगा के जो पोस्चर हैं उनके जो आसन वगैरह है, पोस्चर से मतलब आपको आसन है योगासन जो कहें हम इसको दूसरे शब्दों में। योगा पोस्चर ऑल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन। तीन बातें। योगा पोस्चर से क्या होता है, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, मांसपेशियाँ मजबूत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो शरीर है उसके जो मोड़ने तोड़ने घुमाने की प्रक्रिया है वो नरम हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। एंड रेंज ऑफ मोशन, और घूमने की जो रेंज है वो बढ़ जाती है, या यूँ कहें अपने बॉडी को कहीं पर किसी भी प्रकार से इन्वर्ट कर सकते हैं, लचीला जो बन जाता है वो। all very important for healing and prevention of musculoskeletal disease such arthritis and osteoporosis जो है इन सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। देखिए क्या है, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टू हीलिंग द प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम। मस्कुलोस्केलेटल डिजीज जो है मसल्स और जो हमारा जो ढांचागत जो प्रक्रिया है उनकी बीमारियों को रोकता है, जैसे कि आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जो है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी में हड्डियां जो है क्षणभंगुर हो जाती है, टूटने लग जाती है, चटकने लग जाती है। और आर्थराइटिस जो है जोड़ों की या हड्डियों की बीमारी को कहते हैं। ऐसी सारी चीज़ों को हम मोशन से, फ्लेक्सिबिलिटी से और जो योगा पोस्चर करने से हम इन सारी बीमारियों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, इनसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आगे की बात हम करते हैं, चलो। योगा emphasis on deep breathing combined with backbend improve lung capacity and function। योगा से अगर हम लॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहरी सांस लेते हैं तो हमारे बैकबेंड जो है या यूँ कहें तंत्रिका तंत्र के साथ साथ हमारी जो बाकी प्रक्रियाएं हैं वो भी प्रभावित होती हैं, इम्प्रूव होती हैं। लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की कैपेसिटी है वो बढ़ती है और उसके फंक्शन जो है वो भी इम्प्रूव होते हैं। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो इनक्रेज वन टू लीड द हेल्दियर लाइफ स्टाइल। योगा प्रैक्टिस करने से कोई भी अपनी हेल्दियर लाइफस्टाइल जी सकता है, स्वस्थ जीवन शैली जी सकता है। थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस, खुद अपने ही मन में क्या करके सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता पैदा करके एक हेल्दियर लाइफस्टाइल जी सकता है। एंड डिसिप्लिन रिक्वायर टू पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, और ऐसे करने से डिसिप्लिन की बड़ी आवश्यकता होती है। पॉजिटिव बिहेवियर जो मॉडिफिकेशन है, हमारा सकारात्मक जो व्यवहार है उसके लिए डिसिप्लिन की और सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ही बड़ी आवश्यकता होती है। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, और ये लेसन का अंतिम जो पार्ट में हम गुजर रहे हैं। तो while yoga provides such a strong support to body's healing mechanism, हालांकि योगा प्रोवाइड करवाता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू बॉडी हीलिंग मैकेनिज्म, हमारा जो हीलिंग मैकेनिज्म है या यूँ कहे उपचारात्मक जो माध्यम, उपचारात्मक जो मशीनरी है उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता तो है हालांकि, लेकिन और क्या है, इट इम्पोर्टेंट टू यू योगा एज अजंक एंड और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। लेकिन ये ज़्यादा आवश्यक है, ये जानना ज़्यादा आवश्यक है कि योगा क्या है, एक साथ साथ चलने वाली या पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है, न कि प्राइमरी। ध्यान दे, प्राइमरी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मुख्य नहीं है, सप्लीमेंट्री है। योगा क्या है, एक सप्लीमेंट्री थेरेपी है, उपचारात्मक पद्धति है। एंड नोट रिलाई अपॉन, रिलाई अपॉन का मतलब होता है निर्भर रहना, निर्भर रहने को कहते हैं। अपॉन द ओनली थेरेपी वही फॉर हीलिंग डिजीज, इसका मतलब है अगर आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो योगा को प्राइमरी ना समझकर उसको कॉन्ट्रीब्यूटरी या कॉम्प्लीमेंट्री पूरक समझना चाहिए। इट मीन्स आप उसी पे निर्भर ना रहें, आप अपनी थेरेपी, अपना उपचार, अपनी औषधियाँ, अपनी दवाइयों का इस्तेमाल करते जाएं और साथ ही साथ योगा करते जाएं तो बेहतर है। आपको इसको एकमात्र इलाज नहीं समझ लेना है, एकमात्र इसका इलाज नहीं है। योगा कॉम्प्लीमेंट्री या एजेंट है, उसके साथ साथ चलने वाली थेरेपी है। लिखा है टिमोथी बागिंस ने। अब थोड़ी बात हम करते हैं अबाउट द लेसन के बारे में और इसको कंप्लीट करते हैं। टिमोथी बागिंस के बारे में आप थोड़ा पढ़ लेंगे खुद ही। अबाउट द लेसन के बारे में बात करता हूँ मैं। देखिए, हाउ योगा हिल्स हाईलाइट द इमेंस बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा विद इट्स डिफरेंट पोस्चर। योगा के बारे में बात है तो हाउ योगा हिल्स हाईलाइट द इमेंस बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा
और योगा में डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर होते हैं, आसन होते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस को हम प्राणायाम कहते हैं, मेडिटेटिव प्रैक्टिस को हम ध्यान कहते हैं। ये सारी चीज़ें रहेगी इसके बारे में। तो बाकी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बता दी, आपको थोड़ा सा इसमें समराइज़ करवा दूँ। योगा डिजीज़ और स्ट्रेस के लिए इनके बीच में बहुत गहरा संबंध है। एक हमारे शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वो हमारे शरीर में कई सारी बीमारियों को पैदा कर देता है। उसके काउंटर बैलेंस में हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद एक सिस्टम होता है रेस्ट और रिन्यू का, और उसका दूसरा नाम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमें क्या करता है, तनाव से दूर रखता है और शरीर को रिलैक्सेशन देता है। अगर वो एक्टिवेट ना होता हो तो हम उसको बाय प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसी चीज़ का नाम है योगा। और उस योगा में होने वाले प्रैक्टिस में जैसे उसके पोस्चर आसन हो गए, उसके प्राणायाम हो गए, उसके ध्यान हो गए, और बाकी सारी बातें बहुत ही अच्छी बातें हैं, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप इसको ठीक से पढ़ लें, और आई होप ये लेसन आपको पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।